नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। उपस्थित हो जाएं सभी छात्र छात्राएं, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, सभी लोग उपस्थित हो जाएं अपनी क्लास में और साथियों को अपनी क्लास शेयर कर दें, जिससे कि उन तक भी हमारी क्लास पहुंच सके और वो सब भी इस संघर्ष की रास्ते पर चल सकें। तो साथियों, ये जो क्लास है अपनी, अपन लोग किस पर चर्चा कर रहे थे? तो कार्ल मार्क्स का जो चैप्टर है कार्ल मार्क्स के चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोगों की लास्ट क्लास होगी कार्ल मार्क्स के चैप्टर पर। उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेनिन के बारे में। ठीक है? हाँ, तो कार्ल मार्क्स के चैप्टर में भी हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है भैया वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, तो वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत सिद्धांत आते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया होगा द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत आता है ना? इस पर हमारी बात हुई होगी। अगला हमने आपको बताया होगा कि इनके जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या फिर इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार पर भी चर्चा हुई है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष पर क्या विचार है, यानी कि वर्ग संघर्ष पर क्या विचार है और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत क्या है। वैज्ञानिक समाजवाद का वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को हम आज की क्लास में कंसल्ट करेंगे। चलिए साथियों, आज हम डील करने वाले हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। टॉपिक डाल दीजिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की यदि बात करी जाए तो साथियों, आप लोगों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का या फिर इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत था, जिसे हमने आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना था, उस सिद्धांत का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, यह व्यवहारिक रूप है। भैया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका व्यवहारिक रूप है? तो इतिहास की भौतिक यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद या फिर इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, उसी का व्यवहारिक रूप क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अपना माना जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं साथियों? मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष विकास का मूल प्रेरक तत्व है। मार्क्स कहते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष विकास का क्या है? मूल प्रेरक तत्व है। विकास का मूल प्रेरक तत्व क्या है? वर्ग संघर्ष है। ये किसने माना? तो मार्क्स ने माना। मार्क्स कहते हैं साथियों कि वर्ग क्या है? वर्ग एक सामूहिक एकता होती है। वर्ग क्या होती है भैया? वर्ग एक सामूहिक एकता होती है। इतना हम लोग देखिए साथ के साथ लिखते चले। लिखिए, ये सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद यह सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का क्या है? व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप है। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स के अनुसार, मार्क्स कहते हैं भाई कि जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष विकास का मूल प्रेरक तत्व है। वर्ग संघर्ष क्या है? तो वर्ग संघर्ष विकास का
मूल प्रेरक तत्व है कि भैया वर्ग के माध्यम से क्या होता है, विकास होता है। तो वर्ग संघर्ष विकास का मूल प्रेरक तत्व है। और क्या कहते हैं मार्क्स और कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार मार्क्स और क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि वर्ग एक सामूहिक एकता है। वर्ग एक सामूहिक एकता है। तो वर्ग क्या भैया, सामूहिक एकता है। मार्क्स ने बताने का प्रयास किया साथियों, मार्क्स का कथन है कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की। मार्क्स कहते कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके, यानी कि मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार सदियों से वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है, कि किस प्रकार सदियों से वर्ग संघर्ष क्या रहा है, विद्यमान रहा है। ये कौन कहते हैं, मार्क्स कहते हैं। लिखिए मार्क्स का कथन है, मार्क्स का कथन है, मार्क्स कहते हैं कि भाई मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से, इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से, आर्थिक व्याख्या के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार सदियों से वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा, किस प्रकार सदियों से वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा, कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके यह बताने का प्रयास किया कि सदियों से वर्ग संघर्ष किस प्रकार विद्यमान रहा है। कौन कहते हैं, मार्क्स का कथन है साथियों। मार्क्स की एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवाद का घोषणा पत्र या साम्यवादी घोषणा पत्र। इसमें बताया गया है कि अब तक का जो समाज था, अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक का समाज क्या रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। देखिए मार्क्स की पुस्तक, मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह बताया कि अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स कहते हैं साथियों, मार्क्स के अनुसार लिखिए, मार्क्स कहते हैं कि प्रारंभ में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था।
प्रारंभ में जब आदिम समाज था, जिस समय मैं आपको इतिहास के अनेकों युग की बात कर रहा था, जिस समय मार्क्स ने इतिहास के अनेक युग बताए हैं, है ना, तो मैं उस समय आपको बता रहा था कि भाई जो आदिम समाज था या आदिम साम्यवादी जो समाज था, उस समय क्या था कि भाई इस समय प्रारंभ काल में जब आदिम समाज था तो उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। तो जब उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था तो यहाँ पर वर्ग विभाजन भी नहीं था, ना तो कोई अमीर था ना गरीब था, यहाँ पर कोई वर्ग भी नहीं था, ना ही कोई राज्य था, ना ही कोई राज्य था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सबका अपना, सब एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते थे। अपने और पराये की कोई लालसा नहीं थी, अपने और पराये की कोई लालसा थी ही नहीं। लोग मानव मानव के लिए जीता था, मानव से प्रेम था, नैतिकता थी उस समय। तो लोग लोगों के लिए जीते थे, मानव मानव के लिए जीता था। अपने पराये की कोई लालसा नहीं थी कि ये मेरा है ये तुम्हारा है। समझे? तो जैसे ही आगे चल करके उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, जैसे ही आगे चल करके उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, वैसे ही समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। वैसे ही समाज क्या हो गया? दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, वो कहलाया क्या? अमीर वर्ग कहलाया। वह अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग कहलाया। और जो वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं बना, वह गरीब वर्ग कहलाया, मजदूर वर्ग कहलाया। मार्क्स कहते हैं कि इन पूंजीपतियों ने गरीबों के शोषण करने के लिए राज्य जैसी संस्था को बनाया है। मार्क्स का कथन है कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है या अमीरों की रचना है। इन अमीरों ने गरीबों के शोषण करने के लिए इसको बनाया है। मार्क्स कहते हैं कि जब तक राज्य रहेगा और जब तक वर्ग रहेगा, जब तक वर्ग विभाजन रहेगा, जब तक राज्य रहेगा, तब तक गरीबों का शोषण ये लोग करते रहेंगे। जब तक गरीबों को शोषण ये लोग करते रहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मार्क्स ने साथियों राज्य को क्या कहा? राज्य को पूंजीपतियों की रचना या अमीरों की रचना कहा कि इन्होंने गरीबों का शोषण करने के लिए राज्य जैसी वैधानिक संस्था को बनाया है, ताकि ये वैधानिक तरीके से इन गरीबों का शोषण कर सकें। तो जैसे ही उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, वैसे ही समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। तो भैया अमीर वर्गों ने राज्य को क्यों बनाया? ताकि ये गरीबों का शोषण कर सके, है ना। अभी भी आप देख लीजिए, देश के जो सबसे टॉप जो लगभग 100 अमीर लोग हैं उनको हटा दीजिए, उसके बाद बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश के लोगों के पास कितना पैसा है, उसके बाद पता चलेगा ना। देश के 100 अमीरों को हटा दो, उसके बाद पता चलेगा देश की स्थिति क्या है। भाई आम जनता जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, सबसे ज़्यादा वही पिसता है, वही पिसता है सबसे ज़्यादा। परेशानी उसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? अमीरों का लोन माफ़ हो जाएगा, उनका सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यहाँ 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये बैंक से ले लो, तो भाई साहब उसके पीछे ही वो किस्त वाले घूमते रहे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो गरीब आदमी पिसता है, उसे ही परेशान किया जाता है हमेशा। तो इसलिए मार्क्स कह रहे हैं कि भाई इन अमीरों ने, इन पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण करने के लिए इस राज्य जैसी वैधानिक संस्था को बनाया है। मार्क्स आगे कहते हैं कि जब तक राज्य रहेगा, ये जब तक वर्ग विभाजन रहेगा, तब तक गरीबों का शोषण रहेगा। मार्क्स आगे कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, उसमें जो वर्ग होता है, वर्ग यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो सदैव शक्तिशाली होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग सदैव क्या होता है भाई साहब? शक्तिशाली होता है। और उस समय राज्य भी शक्तिशाली होता है। उस समय क्या होता है? राज्य भी शक्तिशाली होता है। तो शोषण कैसा होगा भाई? जब वर्ग शक्तिशाली होगा, राज्य शक्तिशाली होगा, तो कहीं ना कहीं शोषण जो होगा वो अधिक होगा। शोषण अपने चरम पर होगा। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में।
मार्क्स कहते हैं कि अब इस शोषण से मुक्त होने का समय आ गया है कि वो कहते हैं कि अब मजदूरों को इस शोषण से मुक्त होना चाहिए, कि अब इस शोषण से मुक्त होने का समय आ गया है और इस शोषण से अब लोगों को मुक्त होना चाहिए। इसलिए उनका एक कथन है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। वो कहते हैं कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए आपके पास बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है। ये कौन कहता है? ये अपने मार्क्स कहते हैं। इतना लिखिए, मार्क्स के अनुसार ये कहते हैं कि जब से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, तभी से समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ। एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, वह अमीर वर्ग कहलाया। वह अमीर वर्ग कहलाया। चलिए, तो एक वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, वह अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग कहलाया। ठीक है, आप समझ लीजिए। और जो वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं बना, वह गरीब वर्ग कहलाया। वह गरीब वर्ग कहलाया। मार्क्स के अनुसार राज्य अमीरों की रचना है। अमीरों की रचना है। इन अमीरों ने गरीब वर्ग का शोषण करने के लिए राज्य जैसी संस्था को बनाया है। तो राज्य जैसी संस्था को बनाया है। मार्क्स कहते हैं कि जब तक
जब तक वर्ग रहेगा तब तक अमीर वर्ग, तब तक अमीर वर्ग गरीब वर्ग का शोषण करता रहेगा, शोषण करता रहेगा। मार्क्स का कथन है कि राज्य पूंजीपतियों की रचना है, इसीलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, कृत्रिम संस्था है। तो इसलिए राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्था है। मार्क्स साथियों राज्य को शोषण का उपक्रम मानते हैं। मार्क्स का कथन है कि राज्य क्या है? राज्य शोषण का उपक्रम है, शोषण का उपक्रम है। राज्य क्या भैया? शोषण का उपक्रम है। अमीर वर्ग गरीब वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है राज्य के माध्यम से। और भाई साहब वैधानिक तरीके से बनाया है इसे, और वैधानिक तरीके से ही क्या करता है? इसका शोषण करता है गरीब वर्ग का, अमीर वर्ग। समझ रहे हैं आप? आगे इसे यहां तक लिखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए चलिए आगे लिखें साथियों कि जो अपने जो मार्क्स हैं, मार्क्स मानते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग सदैव शक्तिशाली होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग सदैव क्या होगा भाई साहब? शक्तिशाली होगा। इस समय राज्य भी शक्तिशाली होगा और गरीब लोगों का, गरीब वर्ग का क्या होगा? शोषण सर्वाधिक होगा, या फिर शोषण क्या होगा भाई साहब? चरम पर होगा। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि अब मजदूर वर्ग को क्या करना चाहिए? अब मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त होना चाहिए। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। आपके पास खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए क्या है? पूरा संसार भरा पड़ा है। लिखिए मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के अनुसार मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग
सदैव शक्तिशाली होगा। वर्ग सदैव शक्तिशाली होगा और राज्य भी स्वतः ही शक्तिशाली होगा और गरीब वर्ग का शोषण चरम पर होगा। इसीलिए मार्क्स कहते हैं, इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि अब मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त होना चाहिए। शोषण से अब मजदूर वर्ग को क्या करना चाहिए भैया? शोषण से मुक्त होना चाहिए। इसलिए लिखिए, मार्क्स का कथन है, मार्क्स का कथन है कि हे विश्व के मजदूरों, हे विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ और एक हो जाओ। खोने के लिए आपके पास बेड़ियां हैं तथा पाने के लिए संसार है, संसार भरा पड़ा है। भरा पड़ा है। ठीक है भाई बालको। तो हे विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए क्या है? बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूंजीवादी व्यवस्था में इन्होंने क्या बताया कि भाई यहाँ पर क्या होता है, शोषण जो है गरीबों का या मजदूर वर्ग का अत्यधिक होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि सब अपने एक हो जाओ और क्या कर लो, अब एक आपका मजदूर यानी कि जो शोषण है उससे मुक्त होने का समय आ गया है। इसलिए साथियों, इन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों, एकजुट होकर क्या करें आप लोग? भाई एक हो जाओ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? तो एक होकर के क्या करेंगे? आप एक होकर क्या करते हैं भाई, है ना? लड़ाई झगड़े करें क्या करें? नहीं भाई, एकता में बल होता है। एक होने से आपकी तो सरकार बनती है भाई। अरे जब आप एक हुए हैं तभी तो भाई साहब वहाँ मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी ने कहा पेप्सी घूंट मारा एक किले से लल्ला प्रधानमंत्री बन जाइए, हैं? अरे बहुत से कह रहे हैं ना सर जी ना पेप्सी ना सर जी, चाय पी उन्होंने तो, है ना? चाय बेची। अब भैया तुम पे का सबूत है चाय बेची, है ना? वो व्यक्ति स्वयं कहते हैं भाई आज तक इस बात का प्रूफ नहीं मिला है कि हाँ मोदी जी ने चाय बेची थी, नहीं मिला है सबूत, लेकिन वो कहते हैं ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती हमारे संविधान की है मेरे साथियों। ये खूबसूरती हमारे संविधान की है कि एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आप संविधान को खूबसूरती से पढ़िए और खूबसूरती से पढ़ने के बाद उसके जो मूल्य हैं उन मूल्यों को समझिए और जीवन में आगे बढ़िए मेरे साथी। ठीक है।
मार्क्स कहते हैं कि इसलिए विश्व के मजदूरों क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और एक होकर के क्या होना चाहिए, एकजुट होकर के जो पूंजीपति लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके विरुद्ध तत्काल एक क्रांति कर देनी चाहिए। उनके विरुद्ध क्या कर देनी चाहिए, एक क्रांति कर देनी चाहिए, और अधिकांश पूंजीपतियों को क्या कर देना चाहिए भाई साहब, नष्ट कर देना चाहिए, और उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। कैसी व्यवस्था को, जब मजदूर वर्ग अधिकांश पूंजीपतियों को क्रांति के माध्यम से नष्ट कर देता है और उत्पादन के साधनों को क्या कर लेता है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। और क्या करना चाहिए कि भाई जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसे एकजुट होकर एक सरकार का गठन करना चाहिए, एक सरकार का गठन करना चाहिए। और ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है, ऐसी सरकार को जो मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग के द्वारा निर्मित या बनाई गई है, निर्माण किया गया उसका, ऐसी सरकार को हम सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र के नाम से जानते हैं। तो सर्वहारा वर्ग जो होता है, उसका जो अधिनायक तंत्र होता है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, उसका प्रमुख मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बचे हुए पूंजीपति हैं भाई साहब, पकड़ पकड़ के समाज में से उनको क्या करना है, उनको नष्ट करना है। उनको नष्ट करने के बाद क्या करना है भाई साहब, उनको नष्ट करने के बाद उत्पादन के साधनों को बढ़ाना है, उत्पादन के साधनों को बढ़ाना है। ठीक है, तो जब सब कुछ पूरे पूंजीपति नष्ट हो जाएंगे, उत्पादन के साधनों पर क्या हो जाएगा, सर्व समाज का सबका साझा नियंत्रण हो जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में ना तो कोई वर्ग होता है, ना ही कोई राज्य होता है, उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होता है, कोई पूंजीपति नहीं होता उसमें, सभी को नष्ट कर दिया जाता है, सब पर साझा नियंत्रण हो जाता है सभी का, उत्पादन के साधनों पर। सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार बेटे धन पाते हैं या फिर अपना वेतन पाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए लिखने का प्रयास करें। मार्क्स कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एकजुट होकर इन पूंजीपतियों को एकजुट होकर अधिकांश पूंजीपतियों को, लिखिए अधिकांश विश्व के मजदूरों को एकजुट होकर अधिकांश पूंजीपतियों को नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मार्क्स कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा भाई, ऐसी व्यवस्था को
ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। मार्क्स कहते हैं कि और मजदूरों को एकजुट होकर एक सरकार का गठन करना चाहिए। सरकार का गठन करना चाहिए। ऐसी सरकार को सर्वहारा वर्ग या गरीब वर्ग का अधिनायक तंत्र कहा जाता है। इस अधिनायक तंत्र का मुख्य उद्देश्य समाज में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करना और उत्पादन के साधनों को बढ़ाना। ये क्या माना जाता है? इसका उद्देश्य माना जाता है मेरे साथी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जो समाजवादी व्यवस्था जो होती है, जो समाजवादी युग होता है, ये अस्थायी एवं संक्रमणकालीन व्यवस्था होती है। लिखिए, समाजवादी व्यवस्था अस्थायी, भैया अस्थायी तो है, अस्थायी और संक्रमणकालीन। संक्रमण किस पे है? संक्रमण है भाई, जो पूंजीपति वर्ग है। अस्थायी और संक्रमणकालीन व्यवस्था होती है। इसमें जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपतियों के उत्पीड़न की अवस्था भी कहा जाता है इसको। मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीपति नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य भी कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे समाज में पूंजीपति नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य भी नष्ट होता जाएगा, वो कमजोर होता जाएगा राज्य। और जैसे ही समाज का अंतिम पूंजीपति नष्ट होगा, राज्य स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। राज्य स्वतः ही क्या हो जाएगा भाई साहब? विलुप्त हो जाएगा। समाज क्या होगा? समाज वर्ग विहीन हो जाएगा और शोषण विहीन हो जाएगा। राज्य क्या हो जाएगा? वर्ग विहीन हो जाएगा और राज्य विहीन हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर क्या हो जाएगा? सभी का साझा नियंत्रण हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें ना तो कोई पूंजीपति हो, ना कोई वर्ग हो, ना राज्य हो, सभी का उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण हो।
ऐसी व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए आगे लिखिए। ये उतारिए जरा 1 मिनट। ठीक है, चलिए। इतने में हो जाएगा। लिखिए, समाजवादी व्यवस्था को पूंजीपतियों के उत्पीड़न की अवस्था भी कहा जाता है। कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे समाज से पूंजीपति नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे राज्य कमजोर होता जाएगा और जब समाज का अंतिम पूंजीपति नष्ट होगा, जब समाज का अंतिम पूंजीपति नष्ट होगा तो राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो राज्य क्या हो जाएगा? स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। समाज वर्ग विहीन, लिखिए, समाज वर्ग विहीन और समाज वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो जाएगा। राज्य विहीन हो जाएगा। राज्य समाज भी वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर सबका साझा नियंत्रण होगा। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होगा। ऐसी अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा जाता है। आगे लिखिए, साम्यवादी अवस्था में न तो वर्ग होता है और न ही
राज्य होता है उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सभी का क्या होता है? साझा नियंत्रण होता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते हैं। वर्ग की समाप्ति के साथ ही क्या हो जाता है? वर्ग संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। देखिए, वर्ग की समाप्ति के साथ ही वर्ग संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। तो वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है वर्ग की समाप्ति के साथ ही। साम्यवादी समाज संघर्ष विहीन एवं शोषण विहीन समाज होता है। साम्यवादी जो समाज होता है, साम्यवादी समाज क्या होता है? साम्यवादी समाज वर्ग विहीन, मैंने आपको बताया ऊपर, वर्ग विहीन और शोषण विहीन होता है। साम्यवादी समाज क्या होता है? वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज होता है। चलिए, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई आपको? अगला डाल दीजिए आप लोग अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये तो बस छोटा सा ही है, 5-7 मिनट का है, ठीक है। चैप्टर अपना ये समझ लिए समाप्त हो गया कार्ल मार्क्स का। पांच क्लास में अपना चैप्टर समाप्त हुआ है, 5 वीडियो इस पर बननी है अपनी, ठीक है साथियों। पांचों की पांचों क्लास आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक। चलिए, क्या डालेंगे हम लोग? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है साथियों, इस सिद्धांत के बारे में जो मार्क्स ने जो प्रतिपादन किया है वो अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। दास कैपिटल नामक पुस्तक में इन्होंने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है साथियों। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि जो वस्तुओं का निर्माण है, वस्तुओं का निर्माण किससे होता है? तो वस्तुओं का निर्माण श्रमिकों के श्रम से होता है।
मार्क्स ने इसमें बताने का प्रयास किया कि वस्तुओं का निर्माण किससे होता है, तो श्रमिकों के श्रम से होता है, लेकिन इसका जो लाभ मिलता है, इसका जो लाभ प्राप्त कर लेता है, वो पूंजीपति वर्ग इसका लाभ प्राप्त कर लेता है ना। ये बात इन्होंने बताने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने साथियों ये जो अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत है, ये रिकार्डो से लिया है। रिकार्डो की भांति मार्क्स ने भी ये बताने का प्रयास किया कि श्रम से वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। श्रम से क्या होता है, श्रम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति श्रम करेगा उस हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन इसका लाभ कौन ले लेता है, तो इसका लाभ भाई साहब पूंजीपति वर्ग ले लेता है ना। मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया अपने सिद्धांत में साथियों कि जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसकी गाढ़ी कमाई को पूंजीपति वर्ग जो है वो किस प्रकार से उसे खाता है, किस प्रकार से उसे खाता है, उसका किस प्रकार से शोषण करता है। इन पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता रहता है और उनका मजदूरों की गाढ़ी कमाई को क्या करता रहता है, उनकी खाता रहता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जैसा आप लोग समझना चाहें, आप उदाहरण के तौर पे जैसे मान चलो 50 रुपया की जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान के चलिएगा यदि हमें अतिरिक्त मूल्य निकालना है, अतिरिक्त मूल्य, ठीक, अतिरिक्त मूल्य यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लागत प्लस मजदूरी, है ना, यही तो है। तो मान चलो 50 रुपए की कोई चीज़ बिकी, है ना, बिक गई 50 रुपए की, 20 रुपए उसमें कच्ची लागत आई और 10 रुपए की उसमें मजदूरी लगी। कितना हो गया, 50 माइनस 30 इजिकल टू 20 रुपया। तो 20 रुपये क्या आ गया, अतिरिक्त मूल्य अपना आ गया। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है, इसको किस प्रकार से पूंजीपति लोग अपने काम में लेते हैं, किस प्रकार से ये लोग मजदूरों का शोषण करते रहते हैं। मार्क्स यही तो बताते हैं मार्क्स कि भैया मजदूरों के जो श्रम है, उनके श्रमिकों की श्रम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। जैसा आप लोग देखते हैं भाई, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्तमान में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई क्या होता है, प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर यानी कि उत्पादन के कारक। जो उत्पादन के कारक होते हैं, इन उत्पादन के कारकों में, उत्पादन कारक कितने होते हैं, 4 होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी। इनमें जितना खर्चा आता है उस खर्चे के हिसाब से क्या बनता है, किसी भी वस्तु का मूल्य बनता है। किसी भी वस्तु का क्या बनता है, मूल्य बनता है। जब उत्पादन के कारकों के हिसाब से, उत्पादन में लगी लागत के हिसाब से जब किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो उस मूल्य को हम क्या बोलते हैं, उस मूल्य को हम साथियों उत्पादन लागत बोलते हैं या फिर फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट हम लोग उसे बोलते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भैया, फैक्टर कॉस्ट जैसे अब कोई भी चीज़ हम लोग लेने जाएंगे फैक्ट्री से, कंपनी से, तो हमें क्या मिलती है, वो केवल फैक्टर कॉस्ट पर मिलती है। लेकिन फैक्टर कॉस्ट से भाई साहब एमआरपी प्राइस कैसे बनता है, जैसे मान चलो आज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट से एमआरपी प्राइस कैसे बनेगा, एमआरपी प्राइस कैसे बनेगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कैसे बनेगा भाई, अधिकतम खुदरा मूल्य कैसे बनेगा, अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। जैसे आपके पास फैक्टर कॉस्ट, आपकी जो उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत के हिसाब से आपने जो मूल्य निर्धारित किया है, आपके पास जो फैक्टर कॉस्ट है, इसे शॉर्ट में लिखूं एफसी, जो फैक्टर कॉस्ट है एमआरपी प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे साथियों क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। भैया टैक्स लेती है ना सरकार, इनडायरेक्ट
टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जोड़ दिया हम लोगों ने। अब क्या होता है कि जब टैक्स जुड़ जाता है तो सरकार सोचती है कभी कभी कि भाई ऐसा करो, जो मूल्य कुछ ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा गरीब आदमी खरीद ना पाएगा, तो क्या करें, सरकार सोचती है ऐसा करो सब्सिडी दे दो इन्हें, क्या कर दो, सब्सिडी दे दो। सब्सिडी के माध्यम से कोई भी चीज़ को सस्ता कर दिया जाता है। सब्सिडी दे दो भाई साहब, क्या दे दो, सब्सिडी। जैसे गैस सिलेंडर आ रहा है इस समय वर्तमान में, है ना, क्या आ रहा है वर्तमान में, गैस सिलेंडर चल रहा है ना। तो कितनी सब्सिडी आ रही है भाई, 300 रुपया की सब्सिडी आ रही है। आती ना आती है, अरे हमारी मम्मी के खाते में आती है इसलिए हम बता रहे हैं ठीक है। तो क्या होता है कि 300 रुपये की सब्सिडी आती है। सब्सिडी के माध्यम से ऐसा नहीं है कि भाई वो रुपया तुम्हें तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, नहीं, आपको देना उतना ही पड़ेगा जितने की चीज़ है, आपको देना उतना ही पड़ेगा जितने की वो चीज़ बिक रही है एमआरपी प्राइस पे। लेकिन भाई साहब जो सब्सिडी सरकार आपको देना चाहती है वो आपके रिटर्न आ जाएगी, कहाँ पर, आपके खाते में आ जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाती है वो पैसा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो सब्सिडी के माध्यम से कोई भी चीज़ को सस्ता किया जाता है जब जाके क्या बनता है, कोई एक एमआरपी प्राइस बनता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मिलता है। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर भी हमको बाज़ार में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सब मिलती हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नीचे आपने देखा होगा लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्स, ऑल टैक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल टैक्स होता है जुड़ा हुआ, सभी प्रकार के टैक्स सहित। ठीक है भाई, ये और ये तो फैक्टर, ये एमआरपी प्राइस बना दी हमने फैक्टर कॉस्ट से। इसीलिए हमें फैक्ट्री से कोई भी चीज़ क्या मिलती है, सस्ती मिलती है, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं होता है लगा हुआ और अपनी सब्सिडी नहीं होती है। इसलिए कोई भी चीज़ उत्पादन लागत के हिसाब से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ मूल सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो यही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कौन भैया, यही चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने मार्क्स ये तो कह रहे हैं कि श्रमिकों की मजदूरी, यानी कि जो श्रमिक हैं श्रमिकों के श्रम के अनुसार मूल्य निर्धारित होना चाहिए। लेकिन इसका लाभ कौन ले लेता है, इसका लाभ भाई साहब पूंजीपति लोग ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप कहोगे गुरुजी आपने एमआरपी प्राइस तो बना दिया है ना, तो गुरुजी हमें एमआरपी प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकाल के दिखाओ, है ना, कि एमआरपी प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा सर जी। अब जैसा मान के चलो आपको क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट बराबर जो एमआरपी प्राइस है, जो एमआरपी है, एमआरपी में से क्या घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया, इसमें कर दो सब्सिडी, क्या कर दो, सब्सिडी प्लस कर दो। यानी कि जो चीज़ हमने सब्सिडी के माध्यम से सस्ती करी थी अब उस चीज़ को जोड़ दो, है ना। हम सब्सिडी ना दे रहे भाई, हम टैक्स भी क्या करें, हम टैक्स भी ना लगा रहे, अब क्या कर दे, वो चीज़ जो है बिल्कुल वैसे ही की वैसी आ जाएगी जैसी उत्पादन लागत में हुई थी, जैसा उसका क्या निकला था, फैक्ट्री का जो था उसका मूल्य था, फैक्टर कॉस्ट उत्पादन के लागत के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये चीज़ सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है ये सब चीज़ आपको। तो साथियों आप लिखें ज़रा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। ठीक, अरे कहाँ इकोनॉमिक्स में लेके चले गए आप मुझे चलिए, चलिए साथियों लिखें ज़रा। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। है मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि वस्तुओं का निर्माण श्रमिकों के श्रम से होता है,
लिखिए, मार्क्स ने इस सिद्धांत में ये बताने का प्रयास किया कि वस्तुओं का निर्माण श्रमिकों के श्रम से होता है। श्रमिकों के श्रम से होता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत किससे लिया है? मार्क्स ने इस सिद्धांत को रिकार्डो से लिया है। रिकार्डो की भांति मार्क्स ने भी माना कि श्रम से वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, कि श्रमिकों के श्रम से मूल्य निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारित होता है। लेकिन इसका लाभ पूंजीपति वर्ग ले लेता है। पूंजीपति वर्ग इसका क्या ले लेता है? इसका लाभ उठा लेता है। मार्क्स ने साथियों अपने इस सिद्धांत में बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है और उनकी गाढ़ी कमाई को खा खाकर मोटा होता है। लिखिए, मार्क्स ने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है और उनके श्रम की गाढ़ी कमाई को खा खाकर मोटा होता है। यदि आप अतिरिक्त मूल्य निकालना चाहते हैं तो अतिरिक्त मूल्य बराबर, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस वही बताया गया कि श्रमिकों के श्रम के हिसाब से मूल्य निर्धारित होना चाहिए और उसका जो लाभ उठा लेता है वो पूंजीपति वर्ग उठा लेता है। ये सिद्धांत किससे लिया? तो रिकार्डो से लिया। बस एक दो प्रश्न बन सकता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा यहाँ से। अतिरिक्त मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत प्लस मजदूरी यानी श्रम। ठीक है भाई बाल को।
तो अतिरिक्त मूल्य बराबर, मान चलिए कोई चीज़ 100 रुपये में बिकी, 30 रुपये उसमें लागत आई, 20 रुपये की उसमें मजदूरी लगी, है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसमें भैया, 100 माइनस 50 इजिकल टू 50, है ना। तो 50 क्या आ गया अपना, अतिरिक्त मूल्य आ गया। तो इतने रुपया का कमा लिए इसने, कमा लिए लाभ के तौर पर, किसने, पूंजीपति वर्ग ने। ठीक है भाई बालको, क्यों भाई मेरे दोस्तों। तो मित्रों आज की क्लास का यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं इसको, और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी कीजिए आप लोग। तो बने रहिए अपने परिवार के साथ। यदि साथियों आपने दामन थामा है तो छोड़ने का भी नहीं, अगर छोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी आपको पूरा कोर्स पढ़ाने वाला नहीं है। और आपको ये कंटेंट आपको कम से कम 10,000 20,000 30,000 की जो कोचिंग करते हैं वो भी नहीं दे पाते। इतनी सरल भाषा में आसान तरीक़ा से जो आपको समझा दिया जाता है वो मजाक बात नहीं है। तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप अपना छोटा बड़ा भाई जो भी मानते हैं, ठीक है, सपोर्ट कीजिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, जय हिंद।